स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कीचड़ का काव्य। उससे पहले इसके जो राइटर हैं, इस कविता के जो राइटर हैं काका कालेलकर जी, इनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो जीवन परिचय जानते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे काका कालेलकर जी का जन्म महाराष्ट्र के सतारा नगर में सन 1885 में हुआ था और काका जी की मातृभाषा मराठी थी। उन्हें गुजराती, हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी का भी अच्छा ज्ञान था। गांधी जी के साथ राष्ट्रभाषा प्रचार में जुड़ने के बाद काका हिंदी में लेखन करने लगे। आज़ादी के बाद काका जीवन भर गांधी जी के विचार और साहित्य के प्रचार प्रसार में जुटे रहे। स्टूडेंट्स, ये हिंदी भाषी ना होते हुए भी इन्होंने हिंदी में बहुत अच्छी रचनाएं लिखी हैं और हिंदी सीखने के पश्चात हिंदी में इनकी काफ़ी अच्छी पकड़ रही है। महात्मा गांधी के अनन्य अनुयायियों में विनोबा भावे, सीमांत गांधी, अब्दुल गफ्फार खां और काका कालेलकर जी समान रूप से याद किए जाते हैं। नई दिल्ली में गांधी संग्रहालय के निकट सनिधि में काका जी के जीवन से जुड़ी बहुत सी वस्तुएं और उनका साहित्य आज भी देखा जा सकता है। देश के प्राय कोने कोने में यायावर की तरह भ्रमण करने वाले काका जी की चर्चित कृतियां हैं हिमालयनो प्रवास, लोकमाता इनकी यात्रा वृतांत है। फिर स्मरण यात्रा जो कि संस्मरण है, धर्मोदय ये आत्मचरित है और फिर जीवननो, आनंद अवारनवर निबंध संग्रह है इनका। ये काका जी ने कई वर्षों तक मंगल प्रभात पत्र का संपादन भी किया था। काका जी के लेखन की भाषा सरल, सरस, ओजस्वी और सार गर्भित है। विचारपूर्ण निबंध हो या यात्रा संस्मरण, सभी विषयों की तर्कपूर्ण व्याख्या काका जी की लेखन शैली की विशेषता रही है। एक हिंदीतर भाषी लेखक द्वारा मूलतः हिंदी में लिखे इस ललित निबंध कीचड़ का काव्य में काका जी ने कीचड़ की उपयोगिता का काव्यात्मक शैली में बखान किया है। काका जी कहते हैं कि हमें कीचड़ के गंदेपन पर नहीं बल्कि उसकी मानव और पशुओं तक के जीवन में उपयोगिता पर ध्यान देना चाहिए। उत्तर पूर्वी राज्यों में सबसे ज़्यादा पैदा होने वाली धान की फसल कीचड़ में ही उग पाती है। कीचड़ ना होता तो क्या क्या ना होता, मानव और पशु किन नियामतों से वंचित रह जाते हैं, इसकी एक वानगी यह निबंध बखूबी दर्शाता है। कीचड़ है नहीं, श्रद्धेय है, यह लेखक ही नहीं पाठक भी स्वीकारता है। इसके माध्यम से हम ये जानकारी लेंगे और बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने इसको लिखा है। स्टूडेंट्स, अब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कीचड़ का काव्य। इसमें फर्स्ट पैरा पहले हम आपको रीड करके बता दें। आज सुबह पूर्व में कुछ खास आकर्षण नहीं था। रंग की सारी शोभा उत्तर में जमी थी। उस दिशा में तो लाल रंग ने आज कमाल ही कर दिया था, परंतु बहुत ही थोड़े समय के लिए। स्वयं पूर्व दिशा ही जहाँ पूरी रंगी ना गई हो, वहाँ उत्तर दिशा कर करके भी कितने नखरे कर सकती है। देखते देखते वहाँ के बादल श्वेत पूनी जैसे हो गए और यथाक्रम दिन का आरंभ ही हो गया। इसमें जो राइटर हैं काका कालेलकर जी, वो प्रकृति के खूबसूरत नज़ारे पर दृष्टि डाल रहे हैं और उसमें लिख कर के समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि जो एक बादल रूपी दिन की शुरुआत हुई है, कि मतलब सुबह से जब सुबह जैसी ही हुई है तो बादलों से भरा आकाश है और उत्तर दिशा जहाँ पर बहुत ही खूबसूरती से, जहाँ पर सूर्य की लाल किरणें बिखरी हुई नज़र आ रही हैं और उनसे बिखरी हुई लाल किरणों के कारण वहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और पूर्व दिशा में उत्तर जहाँ सूर्य जो है पूरी तरह से ढका हुआ है अभी बादलों से और वहाँ से छन छन करके थोड़ी थोड़ी रोशनी पृथ्वी तक पहुंच रही है। तो इसलिए यहाँ पर दिया है कि वहाँ उत्तर दिशा कर करके भी कितने नखरे कर सकती है। यानी आज उत्तर दिशा का दिन है क्योंकि वहाँ पे लालिमा छाई हुई है और पूर्व दिशा जहाँ से सूर्य निकलता है वहाँ पर बादल घिरे हुए हैं। देखते देखते वहाँ के बादल श्वेत पूनी जैसे होकर यथाक्रम दिन का आरंभ ही हो गया, यानी बादलों को लेकर के दिन की शुरुआत हो गई है। हम आकाश का वर्णन करते हैं, पृथ्वी का वर्णन करते हैं, जलाशयों का वर्णन करते हैं, परंतु कीचड़ का वर्णन कभी किसी ने नहीं किया है। ये हकीकत है, सच्चाई है कि जिस दिन आकाश बहुत खूबसूरत दिखाई देता है तो हम कहते हैं कि आज नारंगी आकाश
बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। सुबह की सूरज की किरणें जब उस पर बिखरती हैं आकाश में तो उसका नज़ारा हम कैमरों में कैद करते हैं। पृथ्वी में जब कहीं भी हम घूमने जाते हैं, जहाँ भी खूबसूरती नज़र आती है तो हम वहाँ को अपने नज़ारों को हम अपने कैमरे में कैद कर लेते हैं। और कहीं भी जाते हैं, जलाशय चाहे नदी हो, तालाब हो, समुद्र हो, वहाँ भी हम फ़ोटो खिंचाने से कभी दूर नहीं होते हैं। तुरंत हमारा हाथ कैमरे की ओर बढ़ ही जाता है। लेकिन कभी कोई भी व्यक्ति, शायद काका कालेलकर जी सिंगल पर्सन है होल वर्ल्ड में कि जिन्होंने कीचड़ के ऊपर अपना वृतांत इसमें प्रस्तुत किया है, वर्णन किया है। और ये सच है कि जहाँ कीचड़ होता है तो सब बचकर निकल जाते हैं, और अगर कभी फ़ोटो क्लिक करने की कोशिश भी करें तो वो जहाँ पे कीचड़ दिखाई देता है तो वहाँ से दूर हट जाते हैं। और कीचड़ में पैर डालना कोई पसंद नहीं करता है, ये भी सच है, हम सभी जानते हैं, शाश्वत सत्य है कि कीचड़ में कोई पैर क्यों डालेगा, वहाँ से बचकर निकलने की कोशिश करेगा, क्योंकि कीचड़ से शरीर गंदा ही होता है और कपड़े भी मैले हो जाते हैं। अपने शरीर पर कीचड़ उड़े यह किसी को भी अच्छा नहीं लगता, और इसीलिए कीचड़ के लिए किसी की को सहानुभूति नहीं होती। यह सब यथार्थ है। हकीकत है कि कीचड़ जहाँ भी होगा तो हम वहाँ से इसीलिए बचेंगे कि हमारा शरीर गंदा हो जाएगा, या वहाँ से कीचड़ में पैर अगर पड़ता है तो कीचड़ के छींटे हमारे ऊपर पड़ जाएंगे, जो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए कीचड़ तो कीचड़ ही रहेगा, उससे सभी बचना चाहेंगे, ये शाश्वत सत्य है। किंतु तटस्थता से सोचें तो हम देखेंगे कि कीचड़ में कुछ कम सौंदर्य नहीं है। पहले तो यह है कि कीचड़ का रंग बहुत सुंदर है। पुस्तकों के गत्तों पर, घरों की दीवारों पर अथवा शरीर पर के कीमती कपड़ों के लिए हम सब कीचड़ के जैसे रंग पसंद करते हैं। कलाभिगी लोगों को भट्टी में पकाए हुए मिट्टी के बर्तनों के लिए भी यही रंग बहुत पसंद है। फ़ोटो लेते समय भी यदि उसमें कीचड़ का एक आध ठीकरे का रंग आ जाए तो उसे वार्म टोन कहकर विज्ञ लोग खुश हो जाते हैं, पर लोग कीचड़ का नाम लेते ही सब बिगड़ जाता है। यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें जो कीचड़ का रंग होता है, यानी मटमैला रंग, हम बहुत सारी चीज़ों में ये पसंद करते हैं। जो आर्टिस्ट होते हैं, अगर उनकी फ़ोटो लेते समय कहीं छोटा सा कीचड़ का यदि धब्बा या कुछ आ जाए उसमें फ़ोटो के बीच में, तो उसके लिए कलाकार जो होते हैं वो वार्म टोन कहते हैं, यानी विज्ञ लोग खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि वाह ये आर्टिस्टिक फ़ोटो हो गई है। लेकिन जैसे ही अगर उसको वार्म टोन की जगह ऐसा बोल दिया जाए कि कीचड़ है तो सारा मज़ा ख़राब हो जाता है। यानी कीचड़ बहुत छोटी चीज़ है, यानी उसको जैसे किसी तरह का सम्मान नहीं मिलना चाहिए, किसी भी चीज़ का अपमान हो जाता है कीचड़ का नाम लेते ही। तो यहाँ पर यही उन्होंने बताया है। नदी के किनारे जब कीचड़ सूखकर उसके टुकड़े हो जाते हैं तब वे कितने सुंदर दिखते हैं। ज़्यादा गर्मी से जब उन्हीं टुकड़ों में दरारें पड़ती हैं और वे टेढ़े हो जाते हैं तब सुखाए हुए खोपरे जैसे दिख पड़ते हैं। यहाँ पर काका कालेलकर जी जो हैं एक गंदगी में भी कितनी खूबसूरती से चीज़ों को देख रहे हैं। तो इसके लिए एक ही लाइन याद आती है, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ पर कवि की दृष्टि जाती है वहाँ किसी और की दृष्टि नहीं जा सकती है। इसमें यही चीज़ दे रही है कि जिसमें सभी लोगों को एक बुराई नज़र आती है उसमें इन्हें बहुत खूबसूरती दिखाई दे रही है। यानी जो सूखे हुए टुकड़े ज़मीन के दरारें पड़े हुए हैं वे खोपरे यानी नारियल के समान दिखाई दे रहे हैं। नदी किनारे मीलों तक जब समतल और चिकना कीचड़ एक साथ फैला हुआ होता है तब वह दृश्य कुछ कम खूबसूरत नहीं होता। इस कीचड़ का पृष्ठभाग कुछ सूख जाने पर उस पर बगुले और अन्य छोटे बड़े पक्षी चलते हैं। तब 3 नाखून आगे और अंगूठा पीछे, ऐसे उनके पदचिन्ह मध्य एशिया के रास्ते की तरह दूर दूर तक अंकित देख इसी रास्ते अपना कारवां ले जाने की इच्छा हमें होती है। इसमें काका जी यही बोल रहे हैं कि जो कीचड़ नदी किनारे जब एक जैसा फैला हुआ होता है तब वो एक जैसा चिकना रहता है, तब उन्हें उसमें भी बहुत खूबसूरती नज़र आ रही है। लेकिन उसी कीचड़ में जब थोड़ी सी गर्मी, हल्का सा गर्मी का मौसम जब शुरू होता है, बारिश के तुरंत बाद जब धूप तपती है, तो उसमें कीचड़ के नीचे का भाग थोड़ा सा सूख जाने पर उसमें जो पक्षी चलते हैं तो उनमें 3 नाखून आगे और 1 अंगूठा पीछे, यानी पक्षी के जो पैर होते हैं उसमें पैरों में उनके 3 जो उंगलियां हैं उनके जो नाखून होते हैं
और पीछे अंगूठे का एक जो नाखून होता है उसके निशान उस पर अंकित होते जाते हैं। और फिर उनकी ऐसी इच्छा होती है कि ऐसे दूर दूर तक जब उनके जो पद चिन्ह इस तरह के पैरों के जो निशान दिखाई देते हैं तब ऐसा लगता है कि इस पर वो अपना कारवां लेकर के जाएं। फिर जब कीचड़ ज़्यादा सूखकर ज़मीन ठोस हो जाए तब गाय, बैल, पाड़े, भैंस, भेड़, बकरे इत्यादि के पद चिन्ह उस पर अंकित होते हैं। उसकी शोभा और ही है। यहाँ पर काका जी बहुत ही खूबसूरती से इसका बयां कर रहे हैं, अपनी बातों को पाठकों तक पहुँचा रहे हैं कि कीचड़ जब थोड़ा सा गीला रहे, हल्का सा गीला रहे, तब वहाँ पर पक्षियों के पैर और उनके नाखूनों के निशान अच्छी तरह से बने हुए दिखाई दे रहे हैं, जो एक आर्टिस्टिक रूप में वो ले रहे हैं। और उसके बाद जब ज़मीन एकदम सूखकर ठोस हो जाती है तो वही कीचड़ जब ठोस हो जाता है तब उस पर ये भारी जानवर, पक्षियों की अपेक्षा इनका वज़न अधिक होता है और भारी होते हैं, इनके पैरों के निशान जो उसमें पड़ते हैं तब ये इन्हें और भी खूबसूरत दिखाई देते हैं। और फिर जब दो मदमस्त पाड़े अपने सींगों से कीचड़ को रौंदकर आपस में लड़ते हैं तब नदी किनारे अंकित पद चिन्ह और सींगों के चिन्हों से मानो महिष कुल के भारतीय युद्ध का पूरा इतिहास ही इस करदम लेख में लिखा हो, ऐसा भास होता है। इन्होंने बहुत ही खूबसूरती से इस चीज़ को बताया है कि जब दो पाड़े यानी भैंसे जब लड़ते हैं और वो सींगों से अपने उस कीचड़ के सूखे हुए कीचड़ को उछालते हैं और जब वो उसका धूल वहाँ पर उड़ती है तब नदी के किनारे उनके जो निशान पड़ते हैं, उनके पैरों के निशान और सींगों के निशान जो पड़ते हैं, तब उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे भारतीय युद्ध का इतिहास यानी भारत में महाभारत रामायण काल में जो युद्ध हुए हैं तो इस तरह से उनको ऐसा नज़र आता है कि इसका करदम लेख लिखा हो, ऐसा ही उनको आभास होने लगता है। कीचड़ देखना हो तो गंगा के किनारे या सिंधु के किनारे, और इतने से तृप्ति ना हो तो सीधे सीधे खंभात पहुंचना चाहिए। यानी नदी किनारे का जो सिंधु और गंगा नदी के किनारे का, यानी गंगा और सिंधु नदी के किनारे से अगर कीचड़ देखने से किसी को यदि संतुष्टि नहीं होती है तो खंभात की खाड़ी पहुंचने के लिए कवि प्रेरित कर रहे हैं। वहाँ मही नदी के मुख से आगे जहाँ तक नज़र पहुँचे वहाँ तक सर्वत्र सनातन कीचड़ ही देखने को मिलता है। यानी मही नदी का वहाँ पर जो है हिस्सा, वहाँ पर केवल कीचड़ है। इस कीचड़ में हाथी डूब जाएंगे ऐसा कहना ना शोभा दे, ऐसी अल्पोक्ति करने जैसा है। पहाड़ के पहाड़ उसमें लिप्त हो जाएंगे ऐसा कहना चाहिए। यानी कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दलदल ही वहाँ पर दिखाई देते हैं। आगे काका जी यही कहते हैं कि हमारा अन्न कीचड़ में ही पैदा होता है। इसका जागृत भान यदि हर एक मनुष्य को होता तो वह कभी कीचड़ का तिरस्कार नहीं करता। यही सच्चाई है कि जो भी अनाज हम लेते हैं, चाहे गेहूँ, चावल, सारी चीज़ें ये कीचड़ में ही उगती हैं, और चावल तो केवल और केवल कीचड़ में ही पैदा होता है। कीचड़ ना हो तो शायद हम सबको चावल खाने ही ना मिले। तो इसमें यही बता रहे हैं कि जागृत भान यानी अवेयर होना ज़रूरी है, और ये अवेयरनेस होती है अगर मनुष्य को तो वह कीचड़ को कभी इस तरह से अपमानित दृष्टि से नहीं देखता। एक अजीब बात तो देखिए, पंक शब्द घृणास्पद लगता है, जबकि पंकज शब्द सुनते ही कवि लोग डोलने और गाने लगते हैं। संस्कृत में पंक बोला जाता है या देवनागरी हिंदी में पंक यानी कीचड़ होता है, जिससे हम सब नफरत करते हैं, घृणा करते हैं। लेकिन उसी कीचड़ में जब पंकज यानी कमल खिलता है, और पंकज नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि पंक यानी कीचड़, कीचड़ में खिलने वाला, उसका अज यानी अंश, तो पंकज यानी कमल। यह शब्द सुनते ही हम सभी को बहुत ही अच्छा लगता है और कवि भी डोलते हैं यानी गाने लिखते हैं और कविताएं लिखते हैं। मल बिल्कुल मलिन माना जाता है, किंतु कमल शब्द सुनते ही चित्त में प्रसन्नता और आह्लादकत्व फूट पड़ते हैं। मतलब मल यानी गंदगी होती है, जब जिसको हम बहुत ही बुरा मानते हैं यानी मलिन मानते हैं, लेकिन वही मल में क जोड़ दिया जाता है तो कमल। यानी कितनी खूबसूरती से इस शब्दों को इन्होंने बयां किया है, किस तरह से एक एक अक्षर को जोड़कर शब्द का एक अच्छा अर्थ और वहीं पर एक बुरा अर्थ कितनी खूबसूरती से लिखा है। इसमें दिखाई देता है कि क अगर जोड़ दिया जाए मल में तो वही कमल भगवान को अर्पित किया जाता है, लक्ष्मी जी को चढ़ाया जाता है और कितना खूबसूरत लगता है। लेकिन कमल में से क हटा दिया जाए तो मल यानी गंदगी हो जाती है। तो कवियों को ऐसी युक्ति शून्य वृत्ति उनके सामने हम रखें तो वे कहेंगे कि आप वासुदेव की पूजा करते हैं, इसीलिए वसुदेव को तो नहीं पूछते।
तो इसमें यही दिया है कि वासुदेव और वसुदेव, इसमें दोनों में सिर्फ एक मात्रा का फ़र्क हो जाता है कि जहाँ एक भगवान हो जाते हैं और वहीं पर एक सामान्य हो जाता है। तो वासुदेव और वसुदेव दोनों में सिर्फ एक मात्रा के फ़र्क से एक की महानता और एक के सामान्य होने का यहाँ पर अंश उन्होंने दिखाया है। हीरे का भारी मूल्य देते है लेकिन कोयले या पत्थर का नहीं देते हैं, और मोती को कंठ में बांधकर फिरते हैं किंतु उसकी मातुश्री को गले में नहीं बांधते। कम से कम इस विषय पर कवियों के साथ तो चर्चा ना करना ही उत्तम। इसमें बहुत ही खूबसूरती से काका जी कहते हैं कि जो हीरा होता है अनमोल होता है, कितने लोग इसको बड़ी से बड़ी कीमत दे करके इसको खरीदते हैं, लेकिन वही हीरा जो कोयले में से निकलता है या पत्थर के कोयले में से निकलता है तो उस कोयले या पत्थर का उतना मूल्य कोई नहीं देता है, क्योंकि वह सिर्फ कोयला या पत्थर है। लेकिन कोई ये ध्यान नहीं देता है कि उसी कोयले में से वह इतना कीमती पत्थर यानी हीरा निकल कर के आया है। और मोती को कंठ में बांध कर फिरते हैं, यानी समुद्री मोती जो होते हैं वो उसकी भी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। और उस मोती की माला सब लोग जो भी खरीद सकते हैं, सबका मतलब जो भी खरीद सकते हैं प्योर मोती, उसको खरीद करके और इतनी कीमती वस्तु अपने गले में डालकर रखते हैं माला के रूप में। लेकिन उसकी मातुश्री यानी वो एक शीप में से निकल कर के आता है, जो एक कीड़ा होता है, उस कीड़े के अंदर से वह मोती निकलता है। तो इसमें कवि यही कह रहे हैं कि उसकी मातुश्री यानी जिसमें से वो मोती निकल कर के आया, जिसमें से उस मोती का जन्म हुआ है, उसको कोई गले में नहीं बांधता। अगर वो सामने आ जाए तो लोग डरकर भाग जाएंगे या उसको किनारे कर देंगे, उसको कीड़े को तो कोई गले में बांधेगा नहीं। तो यही चीज़ इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से बोला है कि मोती को हम गले में बांधते हैं, माला के रूप में पहनते हैं, लेकिन उसकी मातुश्री यानी जिसमें से वो मोती उत्पन्न हुआ है, उस कीड़े को कोई भी हाथ नहीं लगाता है। तो इसमें इन्होंने यही कहा, कम से कम इस विषय पर कवियों के साथ तो चर्चा ना करना ही उत्तम होगा। यानी हर कोई इनके दृष्टिकोण से, इनके नज़रिए से तो इन चीज़ों को नहीं देखेगा। तो इसमें यही बताया गया है, कहने का सार ये है कि कोई भी व्यक्ति यदि बहुत महान होता है, बहुत महानता को प्राप्त करता है, तो हम उस महान व्यक्ति की पूजा करते हैं। लेकिन कोई भी उस महान व्यक्ति को जो ऊपर पहुंचा रहा है, जो छोटे छोटे से लोग मिल करके उसको इतना ऊंचा बना रहे हैं, उन छोटे लोगों के ऊपर कोई भी दृष्टि नहीं डालता है। उन छोटे लोगों को बहुत ही तुच्छ समझकर या नज़रअंदाज कर दिया जाता है। हम केवल महान व्यक्ति की पूजा करने लगते हैं, लेकिन महान व्यक्ति के पीछे जो हजारों लाखों लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं, जो छोटे छोटे व्यक्ति जुड़े हुए हैं, जिनके कारण वो महान हुआ है, उनको कोई भी ध्यान नहीं देता है। तो इसमें कवि ने बहुत ही खूबसूरती से इस चीज़ को समझाया है। इसके लिए एक ही लाइन जो रहीम जी का दोहा है कि रहीमा ने देख बड़ेन को लघु न दीजे डार, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवार। यानी किसी भी बड़े व्यक्ति को देखकर छोटों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर सुई का काम हो वहाँ पे तलवार काम नहीं आ सकती है। तो कीचड़ का काव्य में कवि ने यही कहने का प्रयास किया, यही समझाने की कोशिश की है कि कोई किसी भी व्यक्ति को छोटा नहीं समझना चाहिए और ना ही उन्हें नज़रअंदाज करना चाहिए। अगर वो छोटे व्यक्ति ना हो तो कोई भी व्यक्ति महान नहीं हो सकता है, क्योंकि उसकी महानता के पीछे छोटे छोटे लोगों का हाथ अवश्य होता है।